अगर किसी भी देश और समाज में 10 से 15-20% लोग जागे हुए हैं, वो समाज जागा हुआ है। और आज ये है कि इस देश का दलित और पिछड़ा, इवन आदिवासी माइनॉरिटी 15 से 20% लोग जागे हुए हैं और लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए कितने मुकदमे हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बिल्कुल, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उन पर मुकदमे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी प्रशासन मिल करके, यूनिवर्सिटी हिंदुत्ववाद के अड्डे बन चुके हैं, आरएसएस के अड्डे बने हुए हैं, कुलपति से लेकर के तमाम प्रोफेसर सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं। वो सब मिल करके मेरे ऊपर हमला करवाते हैं, साजिशन लड़ेंगे। इस देश का एक एक नागरिक लड़ेगा इस सत्ता के खिलाफ। मैं न डरने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ें, अपने अधिकारों के लिए खड़े। और अभी जो हो रहा है, किसी ने भागवत कथा कही, जो उसका अपना मौलिक अधिकार है बोलने का, उसके बाद आप सर मुंडा देंगे, ये क्या है? उसके अस्तित्व को छील रहे हैं आप, उसका अपमान लगातार कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब देश में लोकतंत्र है और संविधान में। सोचिए अगर घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू हो जाए तो क्या होगा। जी नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आपने अभी बीते कुछ दिनों पहले देखा होगा जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों पे एक तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है। और देश एक तरीके से कहा जाता है कि जब देश संविधान से चल रहा है, ऐसे में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर रविकांत जी हैं, दलित समाज से आते हैं और प्रखर वक्ता हैं और सामाजिक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इन्हीं से हम सीधा जुड़ते हैं और इन्हीं से बातचीत करके तमाम सवालों के जवाब खोजने की प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी जहां बात की जाती है संविधान से देश चल रहा है, और पिछड़ों और दलितों की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, संविधान से ये सत्ता में तो आए हैं, लेकिन इनके मंसूबे आज के नहीं, आज के 80 साल पहले से ही संविधान को खत्म करने के हैं। संविधान जब पारित हुआ उसके ठीक 3 दिन के बाद आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि ये संविधान हमको मंजूर नहीं है, क्योंकि ये विदेशी है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति की संहिताएं नहीं है। तो इनके दिमाग में हमेशा से मनुस्मृति रही है। आज भले ही वो संविधान के आगे नाक रगड़ते हों, क्योंकि 240 पर अटक गए मोदी जी, लेकिन अभी भी वो ये चाहते हैं कि संविधान को खत्म करके हम मनुस्मृति को लागू करें। और मनुस्मृति क्या है? महिलाओं को अब दहलीज के भीतर आप बंद कर देंगे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा। जो दलित और पिछड़ा है उसके आप सारे अधिकार छीन लेंगे, ना वो शिक्षा ले सकता है, ना संपत्ति रख सकता है, ना शस्त्र चला सकता है। तो आप उसको पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, अस्तित्वहीन बना देना चाहते हैं। और अभी जो हो रहा है, किसी ने भागवत कथा कही, जो उसका अपना मौलिक अधिकार है बोलने का, उसके बाद आप सर मुंडा देंगे, ये क्या है? उसके अस्तित्व को छील रहे हैं आप, उसका अपमान लगातार कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब देश में लोकतंत्र है और संविधान में। सोचिए अगर घोषित तौर पर मनुस्मृति लागू हो जाए तो क्या होगा। फिर वही होगा कि जो अछूत है वो अपने पीछे झाड़ू बांध करके जाएगा और आगे वो लटका करके जाएगा, जिसमें थूकेगा। तो परछाई से भी, अभी आपने फूले फिल्म देखी होगी, जहाँ परछाई से भी साहब ये अपवित्र होते थे। आज क्या कर रहे हैं कि अगर किसी यादव ने कथा अगर कह दी है तो उस पर एक महिला के मूत्र से छिड़काव किया जा रहा है। इससे भयानक अपमान कहीं हो सकता है? ये 21वीं शताब्दी में है और भारत में ये हो रहा है। पूरी दुनिया किस तरह से देख रही होगी इस देश को, लेकिन वो लोग हैं जिनको मज़ा आ रहा है, जो यही चाहते हैं कि हम इन शूद्रों के साथ, इन अछूतों के साथ उनको वही करें जो आज के 1000 साल पहले होता था, 500 साल पहले होता था। लेकिन ये भूल गए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश के लोगों को वो ताकत दे दी है, वो अधिकार दे दिए हैं कि उसके जरिए वो फिर से खड़े होंगे और इन्हें हराएंगे भी। अच्छा, एक चीज़ हम और पूछेंगे, जिस तरीके से अगर ये घटनाएं देखा जाए, चाहे वो फरेंदा की वर्मा समाज के युवक के ऊपर पेशाब करना हो, या फिर बाराबंकी में दलित महिला के ऊपर हो, या फिर इटावा में यादव कथावाचकों के ऊपर, एक चीज़ तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो कृत्य है वो काफ़ी ज़्यादा अपमानित करने वाला है। इतने दिनों बाद जो दलित और पिछड़ा जो अपमान सह रहा है, इसकी क्या देखने को आप वजह क्या मिलती है कि इसकी वजह क्या है? नहीं, वजह वही मनुवादी मानसिकता है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ आदिवासी के मुंह पर पेशाब की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो हजारों घटनाएं हैं। और अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही उड़ीसा में सरकार बनी है। उड़ीसा में क्या हुआ? 1 सप्ताह पहले 2 दलितों को गोवध के अपराध में ये कह करके कि वो उसके आरोपी हैं, उनका सिर मुंडा गया, उनके मुंह में घास डाली गई और उनको चलाया गया पैदल 1
1 किलोमीटर तक घुटनों के बल चलाया गया। ये क्या बताता है कि इस देश में आप दलितों को, पिछड़ों को आप जानवर से ज़्यादा बदतर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सीधे तौर पर जातीय हिंसा को कहीं ना कहीं उत्प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। वो तो संविधान की वजह से इस देश का दलित और पिछड़ा या अल्पसंख्यक रुका हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम संविधान के खिलाफ कोई काम करें। अगर वो अपने पर खड़ा हो जाएगा तो ये 15 और 85 की लड़ाई कहाँ जाएगी। इस देश को हिंसा की आग में न झोंका जाए, ये सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आप पुलिसिया तंत्र है, वो कब तक रोकेगा। हिटलर जैसा आदमी भी आत्महत्या करता है जब उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये फांसी बात नहीं चलेगा, इस देश में भी नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि साहब हम मनुवादी व्यवस्था बनाएंगे, वो मुगालते में है। लोकतंत्र में समता और न्याय और बंधुत्व के जरिए ही इस देश को बेहतर बनाए। असल में ये देश तरक्की करे, और ये तरक्की तभी होगी जब सारे लोग समृद्ध होंगे, सबको अवसर मिलेगा पढ़ने का, लिखने का, व्यवसाय करने का। अभी क्या है साहब, आप चाय भी नहीं बना सकते। कोई दलित होगा क्या वो अपने लिख सकता है कि जाटो चाय वाला लिख सकता है, वाल्मीकि चाय वाला, उसकी चाय बिक जाएगी क्या। मोदी जी तो कह रहे थे कि साहब हम चाय बेच करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों के साथ यही लगातार करने की कोशिश हो रही है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश को जातीय हिंसा में झोंकने की साजिश रची जा रही है। अच्छा, अभी आपने जो जातीय हिंसा की बात की, अगर देखा जाए तो जो पिछड़ा और दलित है वो क्या सो रहा है, कब जगेगा वो? नहीं, वो कतई नहीं सो रहा है। दलित और पिछड़ा चेतना संपन्न है, लेकिन सिस्टम पूरे तरीके से हमलावर है। आज आप देखिए, जो इन्होंने 10-15 साल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की थी, आज आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि लोग समझ गए कि इन्होंने हमारे भीतर नफरत पैदा करके इन्होंने केवल सत्ता में ये पहुंचे हैं और मजा लूट रहे हैं। भरा किसका जा रहा खजाना, अंबानी और अडानी का। यहाँ लगातार असमानता बढ़ रही है, लोग बेरोजगार, नौजवान कितना बेरोजगार घूम रहा है, लगातार आत्महत्या हो रही, हर 1.5 घंटे पर एक नौजवान आत्महत्या करता है। ये आंकड़ा है इस देश का। किसानों की क्या हालात है, उनको अपने फसल का दाम नहीं मिलता है ठीक से, जो खाद है उसका दाम बढ़ाया जा रहा है, वो मजबूर है बेचारा, तो रोजगार नहीं है, किसानों के साथ समस्याएं हैं। दलित पिछड़ों के तो आप मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, उनके स्वाभिमान और सम्मान को छलनी कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये न तो संविधान को मानते हैं, इनके दिमाग में केवल और केवल मनुस्मृति है। तो जो दलित पिछड़ा पिछले 80 साल में चेतना संपन्न बना, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। वो अभी जागा हुआ है, मैं कतई नहीं मानता। और हमेशा पूरी दुनिया में आप देखिए 10% लोग जागे होते हैं। जो मिडिल क्लास होता है 10%, वो क्रांति करता है। तो 10%, 15% लोग इस देश में सचेत हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो बेचारा कई बार 5 किलो राशन पर बिक जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, सारे प्रलोभनों के बावजूद क्या हालात हुई। जब चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था, एक संगठन बनकर के वो काम कर रहा है। सिस्टम, प्रशासनिक मशीनरी देख लीजिए, शाम को 5 बजे तक कौन जीत रहा है चुनाव, और उसके बाद कौन जीत जाता है। मोदी जी, बनारस में क्या गति हुई थी, 7 चरण तक सब आंकड़ा ही नहीं आ रहा था, और शाम को अचानक होता है कि 1.5 लाख वोट से मोदी जी जीत गए। असलियत यह है कि बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हारे थे, वो निर्णय बदलवाया गया। ऐसे ही बांसगांव की सीट पर आप देख लीजिए, मेरठ की सीट पर देख लीजिए, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण है, और लोग खुद से आए थे। इसमें विपक्ष की भूमिका उतनी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, उन्होंने संविधान हाथ में उठाया, लेकिन लोगों के भीतर चेतना पहले से थी कि हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए इस सरकार को हटाना है। लेकिन सिस्टम से वो नहीं लड़ सकते। ये जो जनमानस होता है, ये जो लोग होते हैं, वो निहत्थे होते हैं, उनके पास केवल एक वोटिंग राइट है। जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं, वो तो वो नहीं कर सकते। उन्हें नहीं मालूम है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कि हम लाइन में लगे हैं, पुलिस हमको लाठी मारेगी तब हम क्या करेंगे। ये जरूरत है राजनीतिक दलों की कि वो अपने वोटर्स की सुरक्षा करें, चुनाव आयोग से लड़ें, पूरे सत्ता तंत्र से लड़ें, सिस्टम से लड़ें। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया अलायंस हो, या कोई भी हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। लोग आपके साथ खड़े, लोग तो इस सरकार को हटाना चाहते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जागे हुए हैं। अब आप कहेंगे 100% कभी भी जागे नहीं होते। देखिए, हैंड टू माउथ मैक्सिमम लोग होते हैं जिन्हें अपने रोजमर्रे की जिंदगी जीना है। अगर किसी भी देश और समाज में 10 से 15-20% लोग जागे हुए हैं, वो समाज जागा हुआ है। और आज ये है कि इस देश का दलित और पिछड़ा, इवन आदिवासी, माइनॉरिटी, 15 से 20% लोग जागे हुए हैं और लड़ रहे हैं।
वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए कितने मुकदमे हो रहे हैं लोगों के ऊपर, बिल्कुल चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, उन पर मुकदमे हो रहे हैं। जी। तो आपके साथ भी एक घटने का जिक्र होता है 2022 में जो आपके साथ घटना घटी थी, उसका जो क्या मामला था? देखिए 2022 में जो घटना हुई थी वही है कि मेरे जवान को बंद करेंगे आप। मैं किसी टीवी चैनल पर बुलाया गया हूं, मैं बोल रहा हूं, जी। मैंने किताब को कोट किया कि पट्टाभी सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में ये लिखा है। तो होता क्या है, चूंकि मेरी जवान बंद करना था, मुझे धमकाना था, डराना था, मारना था, तो उस किताब का नाम हटा दिया जाता है, 1 मिनट 3 सेकंड का वीडियो चलाया जाता है और नफरत पैदा की जाती है कि ये आदमी देखिए हमारे मंदिर के बारे में क्या बोल रहा है, जबकि वो मेरी बात नहीं थी। वो एक किताब में, एक नहीं 3-3 किताबों में वो बात लिखी हुई है। और उसके बाद क्या होता है, पूरी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी प्रशासन मिल करके, यूनिवर्सिटी हिंदुत्ववाद के अड्डे बन चुके हैं, आरएसएस के अड्डे बने हुए हैं, कुलपति से लेकर के तमाम प्रोफेसर सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, वो सब मिल करके मेरे ऊपर हमला करवाते हैं साजिशन। शुक्र है कि उस समय पुलिस मौजूद थी तो फिजिकल अटैक नहीं हुआ, लेकिन उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और 3 साल के बाद अभी पता चल रहा है कि उसमें चार्जशीट भी कर दी गई है। कुलपति ने अवैधानिक तरीके से उस पर अनुमति भी दे दी है कि साहब इन पर मुकदमा चलाइए। लड़ेंगे, इस देश का एक एक नागरिक लड़ेगा इस सत्ता के खिलाफ। मैं न डरने वाला हूं, न झुकने वाला हूं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी लड़ाई लड़ें, अपने अधिकारों के लिए खड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने बेबाक तरीके से तमाम मुद्दे पर अपनी राय रखी, और जो एक तरीके से जो ये समय है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं जो जातीय वर्चस्व की लड़ाई है, और ये कहीं ना कहीं जो अब ये जो लड़ाइयां आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, चर्चा का विषय बन चुकी है। आए दिन कहीं ना कहीं तमाम किसी दलित को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, उसके ऊपर तमाम अपराधित कृत्य किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें फिर जो प्रशासन है उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आती है। तो अगर ऐसे हम सार में बात करें कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, उसका तंत्र है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों की आवाजों को दबाने के लिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इन वीडियो में। नमस्कार।